आज की इस वीडियो में हम लोग लाभ, हानि, भट्टा यानी कि डिस्काउंट और बिक्री कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर हम इतना जान जाते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, भट्टा और लाभ और हानि के बारे में अगर हम समझ जाते हैं इस वीडियो में, तो प्रश्नावली 8.2 जो है एकदम आसानी हो जाएगा बनाने में। तो चलिए हम इनको समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए दिया है मूल्य, इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्राइस। तो देखिए इसी के अंदर जो है हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि ये सभी के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहला दिया है मूल्य के अंदर क्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस। तो देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, तो देखिए जिन मूल्य पर कोई वस्तु यानी सामान को खरीदा जाए वो होता है हमारा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। देखिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए हम एक दुकानदार है और हम जो है यहाँ पर कोई सामान खरीदा है। मान लीजिए ये हमने एक पेन खरीद लिया 5 रुपया में। तो ये हम एक दुकानदार है और इस पेन को हम 5 रुपया में अगर खरीद रहे हैं तो वो हमारा होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉस्ट प्राइस और इसको जो है सीपी से सूचित करते हैं। यानी कि हम इतना न लिख करके, क्रय मूल्य न लिख करके हम इसमें डायरेक्ट सीपी भी लिख सकते हैं इसके जगह पर, क्रय मूल्य के जगह पर। अब देखिए इसके बाद हम समझते हैं विक्रय मूल्य के बारे में। विक्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सेलिंग प्राइस। तो देखिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु यानी सामान को बेचा जाए वो होता है हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखिए अब हम समझते हैं विक्रय मूल्य के बारे में उदाहरण के माध्यम से। तो हमने ये जो पेन खरीदा था, हम एक दुकानदार है और हम इस पेन को अगर खरीदते हैं तो हमारा वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और इसी पेन को वापस हम अगर बेचेंगे, अगर मान लीजिए हम इसको 7 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपया में खरीद करके 7 रुपए में इसको बेच रहे हैं, तो ये जो बेचने का काम हुआ वो हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अगर हम इसी पेन को वापस जब बेचेंगे तो वो हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। और इसको जो है शॉर्ट नाम यानी कि इसको हम एसपी से सूचित करते हैं। इतना न लिख करके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस न लिख करके हम चाहे तो इसमें एसपी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग विक्रय मूल्य के बारे में भी जब समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं लाभ के बारे में। थोड़ा ऊपर कर लें, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर है लाभ, इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉफिट। तो देखिए हम समझते हैं लाभ के बारे में अब। तो देखिए जब हम वस्तु यानी सामान को कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचते हैं तो वो होता है हमारा लाभ। तो देखिए हम फिर इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर इस पेन को जो है 5 रुपया में खरीद रहे हैं और इसको जो 5 रुपया में खरीद करके इनको हम कुछ अधिक मूल्य पर बेचेंगे। मान लीजिए इसको हम 5 रुपया में खरीद रहे हैं और इनको 7 रुपया में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो 5 से अधिक हो गया, तो 7 रुपया में जो बेचेंगे तो वो हमारा होगा लाभ। लाभ कितना होगा? तो 2 रुपया का लाभ होगा। कैसे लाभ हुआ 2 रुपया का? तो 5 रुपया में खरीदे और इसको 7 रुपया में बेचे, तो 7 रुपया में से 5 रुपया घटाइए तो 2 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। तो वही हमारा होता है लाभ। देखिए लाभ इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट और इसको हम पी से सूचित करते हैं। यानी कि लाभ न लिख करके इसमें चाहे तो हम पी भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं हानि, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉस। जब हम किसी वस्तु यानी सामान को खरीदे गए मूल्य से कम में बेचते हैं तब होता है हमारा हानि। देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमने इस पेन को क्या किया है? 5 रुपए में खरीदा है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जब हम किसी वस्तु यानी सामान को खरीदे गए मूल्य, मान लीजिए ये हमने 5 रुपए में खरीदा है और इससे कम मूल्य में बेचने पर, और इसको हम अगर कम मूल्य में यानी कि 3 रुपए में ही बेच दे तब जाकर के हमें क्या होगा? हानि होगा। हम इसको 5 रुपए में खरीद रहे हैं और इसको 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? हमें हानि यानी कि घाटा लगेगा। 5 रुपए मूल्य है इसका और हम 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? हानि होगा। अब देखिए हानि, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉस। इसको हम यहाँ पर एल से सूचित करते हैं। हानि ना लिख करके हम चाहे तो एल भी लिख सकते हैं। अब देखिए इससे आगे समझते हैं। अब देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर बड़ा रहे, ये होता है हमारा बड़ा का चिन्ह, जिसके तरफ से ये मुंह बना रहे वो हमारा बड़ा होता है। तो अगर विक्रय मूल्य बड़ा रहे क्रय मूल्य से तो हमें लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमने आपको बताया हुआ है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे हमने ये 5 रुपए में पेन खरीदा है, ये मान लीजिए हमने ये पेन 5 रुपए में खरीदा है, तो ये हमारा 5 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और इसको जो है हम मान लीजिए 7 रुपया में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। इसको हम 7 रुपया में बेच रहे हैं, तो ये हमारा बेचने का काम यहाँ पर ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो 5 रुपया में खरीद रहे हैं और 7 रुपया में बेच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्रय मूल्य क्या है? छोटा है। क्रय मूल्य क्या है? छोटा है। और ये देखिए जिसके तरफ से मुंह बना रहे वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, बड़ा होता है। तो देखिए 7 रुपया क्या है? बड़ा है। जब हम 5 रुपया में खरीदे और 7 रुपया में बेचे तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। अब देखिए हम समझते हैं विक्रय मूल्य अगर
देखिए विक्रय मूल्य जिसके तरफ से ये तीर लगा रहे हैं, ये इस तरीका से तीर लगा रहे हैं, वो हमारा छोटा होता है। तो देखिए ये क्या है, विक्रय मूल्य छोटा है, और विक्रय मूल्य छोटा रहे और क्रय मूल्य अगर बड़ा रहे तो हमें हानि होगा। किस तरह से, तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्रय मूल्य के बारे में समझेंगे। तो क्रय मूल्य मान लीजिए हमने ये 5 रुपए में पेन खरीदा है, ये 5 रुपए में जो पेन खरीद रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। और इस पेन को हम क्या कर रहे हैं, 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये जो बेच रहे हैं ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 3 रुपए में इनको बेच रहे हैं, तो 2 रुपया की हमें क्या हो रहा है, हानि यानी कि घाटा हो रहा है। तो ये होता है हमारा हानि। जब यहाँ पर याद रखिएगा हमने आपको क्या बताया है, विक्रय मूल्य अगर बड़ा रहे और क्रय मूल्य छोटा रहे तो हमेशा लाभ होता है, और विक्रय मूल्य अगर छोटा रहे और क्रय मूल्य बड़ा रहे तो हमें हानि होता है। तो इस तरह से हमने इतना तो आपको समझा दिया। अब हम चलिए समझते हैं फॉर्मूला इनका। अब देख लीजिए, अब हम जो है सभी का सूत्र देख लेते हैं, सूत्र यानी कि फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है लाभ का। लाभ बराबर होता है फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस सभी को आप लोग लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा प्रश्नावली 8.2 में। तो देखिए लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसके बाद देखिए इसको जो है हम लाभ को पी से सूचित करते हैं, तो हम इसको पी भी लिख सकते हैं। लाभ की जगह पे हम चाहे तो पी लिख सकते हैं, और बराबर में विक्रय मूल्य के जगह पर हम एसपी या सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस, और क्रय मूल्य के जगह पर हम यहाँ पर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस की जगह पर हम इसको सीपी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से या ये फॉर्मूला रहे या फिर ये फॉर्मूला रहे, दोनों एक ही होगा। इसके बाद देखिए हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हानि को हम एल से सूचित करते हैं, एल लिख सकते हैं, और क्रय मूल्य को हम सीपी से सूचित करते हैं, तो सीपी लिख सकते हैं, और माइनस माइनस विक्रय मूल्य को हम एसपी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर एसपी लिख दिए हैं। तो हानि बराबर या तो आप इस तरह से लिख दीजिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एल बराबर सीपी माइनस एसपी। अब देखिए हानि योग, ये लाभ और हानि के बारे में हमने समझ लिया। अब है लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ में और लाभ प्रतिशत में अंतर है। तो देखिए लाभ बराबर फॉर्मूला तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। देखिए इसके बाद इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए। तो पी, इसको लाभ बराबर यहाँ पर पी प्रॉफिट हो गया, तो पी प्रतिशत बराबर हो जाएगा पी बटे सीपी इंटू 100। या तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करिए या फिर ये फॉर्मूला प्रयोग करिए, दोनों एक ही है। अब देखिए हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इसके बेस यानी कि आधार हमेशा जो है क्रय मूल्य ही रहेगा, याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि लाभ में है तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य लिख दिए और हानि में विक्रय मूल्य लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा यहाँ पर आधार इसका बेस जो है क्रय मूल्य ही होगा। यहाँ पर इसमें भी क्रय मूल्य और इसमें भी क्रय मूल्य। देखिए इसको हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल बराबर एल बट्टे सीपी इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर इनसे आगे समझते हैं, ये सभी फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। देखिए इसके बाद है जब लाभ हो, क्वेश्चन में आपको लाभ हो रहा हो तो देखिए विक्रय मूल्य अगर दिया है तो विक्रय मूल्य बराबर निकालना हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है जब लाभ हो रहा है तब यहाँ पर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर जब लाभ होता हो तो देखिए इसके बाद हम आगे यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य को हम एसपी से सूचित करते हैं तो एसपी लिख सकते हैं, और बराबर में क्रय मूल्य को हम सीपी लिख सकते हैं, और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, 100 है तो 100 प्लस में लाभ को हम पी से सूचित करते हैं तो पी लिख सकते हैं पी, और प्रतिशत है तो प्रतिशत, और बटा में 100 है तो 100। अगर इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 और बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये होता है हमारा क्रय मूल्य का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100, और क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब लाभ हो रहा तब जाकर के ये फॉर्मूला होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य को हम सीपी बराबर एसपी गुने 100 बटे में 100 प्लस पी प्रतिशत, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हानि हो रहा हो तब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100। जब हमें हानि हो रहा हो क्वेश्चन में तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे विक्रय मूल्य में अगर कहे निकालने के लिए। तो हानि हो रहा हो और कहे आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है हानि हो रहा तो विक्रय मूल्य गुने, यहाँ पर लिख देंगे गुने 100 बट्टे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। देखिए यहाँ पर अगर लाभ हो रहा हो तो उसमें क्या करना है, प्लस देना है, और हानि हो रहा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि माइनस का चिन्ह दे देंगे। इसको हम इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं सीपी बराबर एसपी गुने 100 बट्टे में 100 माइनस
L प्रतिशत। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फॉर्मूला देख लिया। अब हम समझते हैं बट्टा यानी कि डिस्काउंट के बारे में। अब देखिए हम समझते हैं बट्टा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्काउंट। तो देखिए डिस्काउंट के बारे में देखिए, इसका परिभाषा होता है जब दुकानदार अपनी किसी सामान को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को बट्टा यानी कि छूट कहते हैं। जब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब दुकानदार अपनी सामान को, जब दुकानदार, मान लीजिए हम एक दुकानदार है और ये मेरी सामान है, ये हमने एक सामान ले लिया और इन सामान को क्या कह रहा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर इसका प्राइस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 90 रुपया, ये क्या है, प्राइस है इसका 90 रुपया। तो ये हो गया इसका अंकित मूल्य, और इस अंकित मूल्य से जो है कम मूल्य पर बेचता है। मान लीजिए इसका अंकित मूल्य है 90 रुपया और इसको हम बेच रहे हैं 60 रुपया में। इसको कितना में बेच रहे हैं, 60 रुपया में। तो ये जो 60 रुपया में बेच रहे हैं, तो अंकित मूल्य यहाँ पर लिखा हुआ है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हम क्या होता है, जैसे हम 60 रुपया में जो बेच रहे हैं वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को, इनके बीच के अंतर, यानी कि 90 रुपया में हमने यहाँ पर इसके अंकित मूल्य है और 60 रुपया यानी कि इनकी विक्रय मूल्य हो गया। तो इन दोनों के बीच की अंतर जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, छूट यानी कि बट्टा कहलाएगा। छूट और बट्टा में याद रखिएगा कोई अंतर नहीं है, या तो बट्टा बोल सकते हैं या फिर आप छूट भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया बट्टा यानी कि छूट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बट्टा का सामान्य अर्थ होता है छूट। बट्टा का सामान्य अर्थ क्या है, छूट। अब देखिए बट्टा यानी कि छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है। अंकित मूल्य हमने आपको बता दिया, जो इसका प्राइस दिखा रहे हैं वो होता है हमारा अंकित मूल्य। तो बट्टा जो है हमेशा, यानी कि छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है, याद रखिएगा। देखिए बट्टा बराबर फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये इसका फॉर्मूला होता है बट्टा का। तो देखिए हम इसको जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन को लिख लिया और इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं बट्टा के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है एक शर्ट का। ये क्वेश्चन जो है आपके बुक से ही लिया गया है, आपको बुक में देख लेना है। आपको बुक से अगर आप लोग एक बार और पढ़ लेते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा है एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपया है और दुकानदार उसे 300 रुपया में देता है। तो बताइए कि इस शर्ट का बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे हमने आपको अभी बताया है, ये जो प्राइस है इसमें लिखा हुआ है जो, वो हमारा होता है अंकित मूल्य। और इनसे अगर कम दाम में इनको बेचा जा रहा है, जैसे मान लीजिए 90 रुपया है और इनको हमने 60 रुपया में बेचा, तो वो हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो उससे देखिए यहाँ पर जो है ये अंकित मूल्य क्या है, 450 रुपया है शर्ट का, और उसे जो है दुकानदार कितना में बेच रहा है, 300 रुपया में। तो कह रहा है बताइए इस शर्ट का बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना होगा। इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है बट्टा क्या होगा और दूसरा पूछ रहा है बट्टा प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हम सबसे पहले हमने आपको बताया है बट्टा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिख देंगे बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लिख दिया ये हमने फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर बट्टा बराबर सबसे पहले हमने निकालना है हमें बट्टा, तो बट्टा निकाल रहे हैं। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है, 450 रुपया। तो लिख देंगे 450 और माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दुकानदार उसे बेच रहा है कितना में, 300 रुपया में। और ये जो 300 रुपया में बेच रहा है ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य में 300 रुपया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर शून्य में से शून्य माइनस करेंगे शून्य, 5 में से शून्य माइनस करेंगे 5, और ये 4 में से एक 3 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 1। यानी कि ये जो है ये हमारा 150 रुपया क्या हो गया, बट्टा यानी कि छूट हो गया। ये हो गया छूट, ये क्या निकल गया, छूट निकल गया। इनको बट्टा मिल रहा है कितना का, 150 रुपया का। और यहाँ पर इसके आगे कह रहा है बट्टा प्रतिशत में कितना होगा। ये जो है ये अभी तो रुपया में निकला है जो 150 रुपया की छूट होगा, और इसी को क्या करना है आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में हम किस तरह से बदलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बट्टा प्रतिशत। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, ये याद रखना है। छूट को ऊपर में लिखना है, ये जो है छूट, ये छूट को ऊपर लिखना है, या फिर बट्टा लिख सकते हैं इसके जगह पर। बट्टा को ऊपर लिखना है, यहाँ पर नीचे लिखना है अंकित मूल्य। यहाँ पे लिख देना अंकित मूल्य और गुना कर देना है 100 से। जब भी हम प्रतिशत में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छूट हमें निकल चुका है, 150 रुपया का छूट है तो लिख देंगे 150, और अंकित मूल्य है कितना, अंकित मूल्य है 450 रुपया, तो लिख देंगे 450 रुपया, और गुना कर देंगे हम 100 से। अब यहाँ पर ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है इसको काटेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए
इसको 5 से काटे तो यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी के 10 और इसको काटेंगे तो 5 नम्बे के 45, 9 बार में। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 तिया के 9 और इसको 3 से काटेंगे तो 3 पंचे के 15 और ये शून्य है तो शून्य। अब इसमें आप देखिए कोई संख्या नहीं कट रहा, तो यहाँ पर 50 दूनी के 100 ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पीछे या का चिन्ह लगा, ये बराबर में लिखिए 50 दूनी के 100 और बट्टा में डायरेक्ट। इसमें चाहे तो आप इस तरह से भी काट सकते थे, यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य काट देते हैं और यहाँ पर 15 तिया 45 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, तो हमने इस तरह से काट लिया है। तो 50 दूनी के 100 और बट्टा में ये 3 है तो 3। अब इसमें 3 से भाग दीजिए, यहाँ पर 3 से हम 100 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 तिया के 9, इसमें बच गया 1 और ये 0, फिर 3 तिया के 9, इसमें बच गया 1। देखिए पूर्णांक में हम लिखते हैं तो ऊपर से लिखते आते हैं, पहले इसको फिर इसके बाद इसको फिर इसके बाद इसको। तो यहाँ पे इसका पूर्णांक में कितना हो रहा है, यहाँ पर प्रतिशत में इसको लिखना है तो कितना प्रतिशत आ रहा है, 33.1/3% आ रहा है। यहाँ पर ऊपर से लिखेंगे 33.1 में ये 3 प्रतिशत में पूछ रहा था, प्रतिशत में हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम निकालते हैं बटा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 1 का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था वहां पर जो है पैसे में दिया हुआ था जो इतना रुपया में खरीदा गया और उतना रुपया में बेचा गया, लेकिन इसमें देखिए क्या दिया हुआ, इसमें है एक कपड़े का अंकित मूल्य 600 रुपया है और उसे 20% की छूट पर बेची जाती है। वहां पर देखिए रुपया में दिया हुआ था जो इतना रुपया की छूट में बेची जा रही थी और इसमें कह रहा था प्रतिशत में निकालने के लिए, और इसमें प्रतिशत में दिया है और उसको रुपया में कह रहा निकालने के लिए, कह रहा बेची गई, छूट में बेची गई, तो बताइए कितना रुपया की छूट पर बेची गई और उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। उसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ था और इसमें विक्रय मूल्य भी नहीं दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे हल, और हर में देखिए यहाँ पर जो है अंकित मूल्य दिया है, जो दिया है हम लिख देते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है 600 रुपया, तो लिख दिए 600 रुपया। और कितना प्रतिशत की छूट मिल रहा है 20% की, तो यहाँ पर लिख देंगे छूट। छूट बराबर कितना है 20%। तो यहाँ पर क्या कह रहा है निकालने के लिए, हमें कह रहा है रुपया में छूट निकालने के लिए, यहाँ पर कह रहा है छूट। छूट बराबर हमें नहीं पता है, ये हमें निकालने के लिए कह रहा है रुपया में, प्रतिशत में तो दिया है लेकिन रुपया में हमें निकालने के लिए कह रहा है। और दूसरा कह रहा है इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए, दूसरा क्या कह रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कह रहा है निकालने के लिए, विक्रय मूल्य भी नहीं पता है। तो हम किस तरह से निकालेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता है, यहाँ पर देखिए ये हमें फार्मूला पता है अंकित, हमें छूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर होगा ये नहीं होगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। छूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमारा निकल जाता है छूट निकल जाता है। तो देखिए अंकित मूल्य हमें यहाँ पर दिया हुआ है और विक्रय मूल्य हमें निकालना है और छूट भी क्या करना निकालना है, तो छूट हमें 20% दिया है, तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है नीचे ले आते हैं, छूट को नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और ये देखिए ये अभी प्लस में, पीछे कुछ भी चिन्ह है तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, तो नीचे आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा छूट। और ये देखिए अभी माइनस में है विक्रय मूल्य, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें छूट निकालना है, तो छूट हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए छूट निकालने का सबसे आसान तरीका, देखिए यहाँ पर क्या करना है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है 600, तो यहाँ पर 600 का यहाँ पर 20% निकालना है। तो 20% किस तरह से निकालेंगे, तो 20% ये जो दिया है, तो 20% का मतलब यहाँ पे हो गया 600 और का मतलब गुना, तो 20% का मतलब हो गया 20/100, 20/प्रतिशत में पहले से दिया रहता है तो हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शून्य से ये शून्य कट गया और ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो इसमें कितना हो गया 20 छक्के 120 हो गया, ये हमारा छूट निकल गया रुपया में। यानी कि यहाँ पर जो है 600 में अगर 20% इसको छूट करता है, इसका मतलब इसको जो है 120 रुपया क्या कर रहा है छूट कर रहा है। तो हम यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, छूट हमें पता चल चुका है। तो अंकित मूल्य कितना है 600 रुपया, तो लिख देंगे 600 और माइनस कर देंगे कितना 120 रुपया इनको छूट हो रहा है, 20% का मतलब 120 रुपया छूट हो रहा है इसमें 600 में से। और विक्रय मूल्य हमें क्या करना है निकालना है, तो विक्रय मूल्य देखिए कितना निकलेगा, 600 में से हम 120 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 480 रुपया। ये 480 रुपया क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर कितना निकल गया 480 रुपया हो गया। यही हमें निकालना था ना, इसमें पहला छूट निकालना था तो छूट भी निकल चुका है, छूट निकला है 120 रुपया, और दूसरा कह रहा था विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य इसका निकल गया 480 रुपया। तो इस तरह से हमने बट्टा यानी कि डिस्काउंट के बारे में इस वीडियो में समझ लिया। अब हम समझते हैं इनसे आगे जो है हम बिक्री कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं इनसे आगे। अब देखिए यहाँ पर है बिक्री कर, इसको हम वैट भी बोलते हैं और वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स।
अब देखिए इसके बारे में हम समझते हैं, टैक्स के बारे में। देखिए जो हम सरकार को टैक्स चुकाते हैं उसी के बारे में दिया हुआ है बिक्री कर के बाद। तो देखिए बिक्री कर यहाँ पर है, बिक्री कर किसी वस्तु की खरीद पर दुकानदार द्वारा लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। यह हमेशा विक्रय मूल्य पर लगता है। देखिए इसको समझते हैं, इसको हम यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले हम उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए बिक्री कर जो है सरकार द्वारा लिया जाता है, और सरकार किस तरह से लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये हमारा एक मोबाइल का बिल दिया हुआ है। तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर इसका देखिए मोबाइल का बिल जो है, तो इसमें देखिए ये मोबाइल का कीमत है, ये मोबाइल का प्राइस है 23,727 रुपया। लेकिन हमें जो है दिए हुए हैं इसी फोन को लिए हैं 28,000 में, 27,999 में। तो ये हमें 27,999 रुपया किस तरह से मिला है, तो ये हमें टैक्स लेकर के दिया है। सर देखिए ये तो हमारा फोन का कीमत है 23,727 रुपया, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर टैक्स भी लिया गया है। टैक्स कितना लिया गया है, तो यहाँ पर 4,271 रुपया जो है हमें टैक्स दिया गया है। सरकार को हमने टैक्स चुकाया। इस तरह से जब इन दोनों को जोड़ करके हमें लिया गया है 27,999 रुपया। तो ये जो टैक्स लेता है यही हमारा टैक्स। देखिए इसमें आप जिस तरह से अभी क्या है, ये अभी जो है 18% जीएसटी की तरफ से लिया जा रहा है। इसी तरह से इसमें भी है, यहाँ पर बिक्री कर वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है एक साइकिल का मूल्य है यहाँ पर 2200 रुपया। साइकिल का मूल्य कितना है, 2200 रुपया, तथा साइकिल के पंप का मूल्य है यहाँ पर 300 रुपया। तो बताइए किशोर को बिक्री कर सहित कितना भुगतान साइकिल और साइकिल के पंप के लिए करना होगा, जबकि बिक्री कर की दर दिया है 5% दे है। जिस तरह से अभी सरकार जो है यहाँ पर जीएसटी में जो है 18% टैक्स ले रहे हैं, उसी तरह से इसमें दिया है 5% दे है टैक्स। देखिए हम इसको किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे साइकिल का मूल्य, साइकिल का मूल्य हल में लिख देंगे हल। ये हमें दिया है साइकिल का मूल्य है 2200 रुपया, तो लिख देंगे साइकिल का मूल्य साइकिल का मूल्य कितना है 2200 रुपया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है तथा साइकिल के पंप का मूल्य है 300 रुपया। साइकिल का पंप का मूल्य, साइकिल के पंप का मूल्य कितना दिया है 300 रुपया, तो लिख देंगे 300 रुपया। तो यहाँ पर देखिए पूरा मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि कुल मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का मूल्य कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 2200 रुपया और प्लस कर देंगे 300 रुपया। ये बुक में दिया हुआ है, ये आपके बुक में ये उदाहरण दिया हुआ है, आपको बुक से समझ लेना। अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ आ रहा होगा तो आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2500, यहाँ पर हो जाएगा 2500 रुपया। ये जो 2500 रुपया हो गया, ये हमारा दोनों का मूल्य हो गया, जिसमें यहाँ पर देखिए इन दोनों पर यहाँ पर टैक्स लग रहा है हमें 5% का। यहाँ पर देखिए 5% हमें दे है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 5% और इसमें भी, तो हम दोनों को क्या कर दिए, पहले जोड़ दिए। अब ये हमारा हो गया 2500 रुपया। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो साइकिल और पंप लिए हैं इन दोनों पर 5% दे है, यानी कि यहाँ पर टैक्स दिया जा रहा है 5%। तो ये हमें मिलेगा कितना में, ये साइकिल, तो ये तो हमारा इनका कीमत हो गया इन दोनों का। और इससे आगे क्या करना है, 5% इसमें टैक्स जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5% टैक्स किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बिक्री कर टैक्स, बिक्री कर, ये हमारा दिया हुआ है 5% का। तो हम इसमें क्या करेंगे और जोड़ देंगे 5% एक्स्ट्रा हमें लगेगा प्राइस। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बिक्री कर, कुल बिक्री कर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए किसका लेना है हमें 5%, तो यहाँ पर 2500 का जो है हमें 5% एक्स्ट्रा देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और प्रतिशत में जब दिया रहता है तो हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, तो 100 से भाग देंगे। ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब 25 को 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये जो 125 रुपया हो गया, ये हमारा 5% टैक्स निकला है। यानी कि हमें जो है 2500 रुपया में जो है 125 रुपया और देना होगा, तब जाकर के हमारा पूरा जो है ये कंप्लीट होगा, यानी कि ये साइकिल और पंप दोनों मिलेगा। क्योंकि हमें 5% क्या करना है, ये जो 5% है ये हमें साइकिल वाले को देना तो है, लेकिन वो साइकिल वाला अपना पास खुद नहीं रखेगा, वो जो है सरकार को चुकाएगा ये 5%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर कर लेते हैं कुल भुगतान, यहाँ पर लिख देंगे कुल भुगतान कितना हो जाएगा, 2500 प्लस 2500 और प्लस में हो जाएगा 125 रुपया। ये दोनों हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2625 रुपया। 2625 रुपया ये हमारा पंप और क्या हो गया, कहाँ पे है, यहाँ पर साइकिल और पंप का मूल्य हो जाएगा कितना, 2625 रुपया हमें टोटल देना होगा। तो इस तरह से हमने बिक्री कर के बारे में भी समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।